नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बजने वाले, आइए शुरू करते हैं चक्रव्यूह। सबसे पहले वो कहानियां जिन पर आज आपने अपनी पसंद जाहिर की है। पहली कहानी मोबाइल से जुड़ी हुई है। कैसा है वो सिम कार्ड जिससे नहीं बच्चे बिगड़ेंगे। इस खबर को 16% दर्शक देखना चाहते हैं। आगे विस्तार से बताता हूं इसके बारे में। अगली कहानी आम आदमी पार्टी के सांसद के घर पर अब ईडी की रेड पड़ी है। क्या छापे का पंजाब से कोई कनेक्शन है? चुनाव भी सर पर आ रहा है। इस खबर को देखने के लिए 21% लोगों ने वोट दिया है। आगे विस्तार से बात करते हैं। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घर में ही टाइम बम है और इसे लेकर दुनिया में क्यों हड़कंप मच गया है? क्या ट्रंप अब अपने घर में घिर गए हैं? इस खबर को 25% लोग देखना चाहते हैं। 7:28 पर ट्रंप के व्हाइट हाउस का एक हाल हम आपको बताने वाले हैं। और आगे बढ़ते, जो खबर सबसे ज्यादा वोट पाकर नंबर 1 बनी है वो है महिला बिल की तैयारी, क्यों है अड़चने भारी। इसको देखने में 38% दर्शकों ने दिलचस्पी दिखाई है और यही हमारी आज की लीड और कवर स्टोरी है। कल से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र को इतिहास उसमें रचा जा सकता है, क्योंकि 16 से 18 अप्रैल तक के 3 दिन के इस स्पेशल सेशन में 3 विधेयक हैं जो संसद में आने वाले हैं। 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026, जिससे असली गेम चेंजर कहा जा रहा है। परिसीमन विधेयक 2026, ये एक तरह से नई सीटों की लिस्ट बनाने वाला बिल है। और तीसरा बिल है केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026, जो छोटे छोटे यूनियन टेरिटरीज के लिए है, उस पर लागू होगा। क्या है, विस्तार से इस बारे में आइए बात करते हैं। इन तीनों विधेयकों को मिलाकर अगर एक लाइन में कहा जाए तो केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहती है, लागू करना चाहती है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि आरक्षण सीधे लागू नहीं किया जा रहा है। पहले डिलिमिटेशन यानी परिसीमन किया जाएगा, यानी हम सबके इलाकों की लोकसभा की सीटों का नए सिरे से बंटवारा हो सकता है। हर लोकसभा सीट की नई बाउंड्रीज तय की जाएंगी और फिर 1/3 सीटें निकालकर महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी, और वो भी हर 5-5 साल में बदलती रहेंगी। देश के सभी दलों से फिर अपील करूंगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का जरूर समर्थन करें। नॉर्थ वर्सेस साउथ, उत्तर वर्सेस दक्षिण का एक संघर्ष भड़क रहा है। पॉलिटिकल टेंशन के जरिए इस प्रोग्रेसिव मिशन पर पलीता लगाने की किसी को कोशिश नहीं करनी चाहिए। कोई वैज्ञानिक अध्ययन हुआ? मतलब ये सरकार चल रही है व्हाट्सएप से। आज भी कुछ राजनीतिक दल देश में ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले। केंद्र सरकार की तरफ से कल सांसदों को जो 3 मसौदे विधेयक भेजे गए, उनसे 2 बड़ी बातें हाईलाइट हो रही हैं। इस बात को जरा इस ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। पहली, लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 की जाएगी, यानी करीब करीब इस पे 2/3 की बढ़ोतरी। और अगली बात जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये कि 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान इसमें रखा गया है। अगली बात, 273 सीटें महिलाओं के लिए इस 850 के हाउस में आरक्षित हो जाएंगी। आरक्षण 15 साल के लिए किया जाएगा शुरुआती तौर पर, और 2029, 2034 और 2039 के लोकसभा चुनावों तक ये महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। और 2039 के बाद अगर इस महिला आरक्षण को आगे बढ़ाना है तो फिर ये फैसला आने वाले वक्त में उस वक्त की संसद करेगी। फिलहाल 3 चुनावों के लिए यानी 2039 तक के लिए इस महिला आरक्षण बिल को लाया जा रहा है। और खास बात यह है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कि हर 5 साल में महिलाओं की जो सीट है वो चेंज होती रहेंगी। क्या कह रही है सरकार, क्या है सरकार की तैयारी, सुन लेते हैं। Some people tried to mislead in the past by saying that the southern states will lose out due to their successful family planning. The numbers have risen proportionately. So no state is losing. So every region, every state is fairly distributed and given the provision of increase in the numbers of seats. मूल मुद्दा क्या है कि महिलाओं को
33% आरक्षण मिलेगा। ये जो अपोजिशन है ये लोग इश्यू को डिलिमिटेशन तक ले जाना चाहते हैं, तो ये तो कांग्रेस के लिए एक मौका है कि तमिलनाडु और बंगाल चुनाव का पहले ये बिल आया है, आप दिल खोल के इसको सपोर्ट कीजिए, आपको महिलाओं का वोट मिलेगा। मूल मुद्दा है महिलाओं का आरक्षण, और यही बात तो विपक्ष भी कह रहा है कि अगर महिलाओं का मुद्दा आरक्षण मूल मुद्दा है तो सीधे तौर पर 543 के हाउस में उसको लागू क्यों नहीं कर देते, क्यों 850 की संख्या बढ़ाई जा रही है, क्यों परिसीमन करवाया जा रहा है। यही बात विपक्ष को नागवार गुजर रही है। कैसे, आइए समझते हैं। इन बदलावों को 2029 के आम चुनावों से लागू करने का प्लान है, लेकिन उससे पहले सियासी हंगामा तेज है। विपक्ष खासकर कांग्रेस कह रही है कि वो महिला आरक्षण के विरोध में बिल्कुल नहीं है। पूरे विपक्ष की आज बैठक की और सबने एक सुर में कहा, हम महिला आरक्षण विधेयक के विरोध में नहीं है, हम चाहते हैं कि 29 में ये लागू हो जाए, लेकिन जो परिसीमन किया जा रहा है, डिलिमिटेशन किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर विपक्ष के सभी नेताओं की अहम बैठक हुई। मीटिंग में राहुल गांधी, टीएमसी, आरजेडी, शिवसेना यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार गुट, आम आदमी पार्टी के नेता, लगभग हर विपक्षी पार्टी शामिल हुई। विपक्षी नेताओं ने कहा कि महिला आरक्षण, परिसीमन और लोकसभा सीट बढ़ोतरी अलग अलग मुद्दे हैं जिन्हें सरकार एक साथ मिलाकर भ्रम फैला रही है। विपक्ष चाहता है कि अगले चुनाव के लिए 543 सीटों में ही महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया जाए, यानी 2029 का जब चुनाव हो तो उसमें महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व कर दी जाएं। लेकिन डिलिमिटेशन से, परिसीमन से उसको सख्त ऐतराज है। क्या ऐतराज है, सुनते हैं। इस चुनाव प्रचार के बीच ये 3 बिल लाया जाता है और बड़े गलत तरीके से महिला आरक्षण और परिसीमन के बीच में एक जोड़ा जाता है, और एक ही संविधान संशोधन बिल है जिसमें परिसीमन का प्रावधान है और महिला आरक्षण का प्रावधान। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले आपको याद होगा 2023 सितंबर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद से पास हुआ था सर्वसम्मति से। उसमें कहा गया था कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 सीटें रिजर्व करके मिलेंगी, लेकिन वो कानून जातिगत जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होना था। यानी अभी जो जनगणना शुरू हुई है वो कंप्लीट होती, उसके बाद डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होती और फिर वो लागू होता। उम्मीद थी कि वो लागू 2034 तक हो पाएगा। इसी वजह से सर्वसम्मति से पारित होने के बावजूद कई पार्टियों ने उस वक्त चिंता जताई थी कि महिला आरक्षण को लागू होने में 1 दशक से भी अधिक का वक्त लग सकता है, सरकार सीरियस नहीं है। लेकिन अब सरकार इसे तुरंत 2029 के लोकसभा चुनावों में लागू करना चाहती है, इसीलिए वो परिसीमन की जो लिमिट है वो 2011 का रखना चाहती है। संसद में बदलाव के 3 विधेयक पेश कल से किए जाएंगे। अगर ये तीनों विधेयक पारित हो जाते हैं तो 2029 के लोकसभा चुनावों में महिला आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा, जो कि एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम होगा। पहली नज़र में ये महिला सशक्तिकरण का कदम लगता है और है भी, लेकिन इसकी टेक्निकलिटी को समझना भी इस वक्त बहुत ज़रूरी है। फिलहाल लोकसभा में 543 सीटें हैं और संविधान में इनकी संख्या अधिकतम 550 ही तय की गई है। इसी अधिकतम संख्या को बदलने के लिए 131वां संविधान संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। विधेयक में संविधान के अनुच्छेद 81 में संशोधन का प्रस्ताव है ताकि 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों की तादाद पर जो रोक लगी थी उसको हटाया जा सके और उसे 550 से बढ़ाकर 850 किया जा सके। लेकिन संविधान संशोधन पारित कराना मौजूदा समय में आसान काम नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, समझिए इस बात को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए होता है। विशेष बहुमत का मतलब है कुल सदस्यों की संख्या के आधे से एक अधिक या सदन में उपस्थित और वोटिंग करने वाले सांसदों का 2/3 बहुमत। लोकसभा की वर्तमान संख्या 540 है, अभी 3 सीटें खाली हैं। अगर यदि सभी सांसद वोटिंग करते हैं तो कम से कम 360 सांसदों को इसके पक्ष में वोट देना होगा। एनडीए के पास 292 सांसद हैं जो 360 से काफी कम है,
जबकि इंडिया गठबंधन के पास 233 सांसद हैं। वहीं 15 सांसद ऐसे हैं जो किसी भी गठबंधन का साथ अभी नहीं दे रहे हैं। ऐसे आंकड़ों को देखकर तो लगता है कि सरकार के लिए आसान काम नहीं होगा। 131वां संविधान संशोधन विधेयक में यह भी प्रस्ताव है कि भविष्य में किस जनगणना को परिसीमन का आधार बनाया जाएगा। नया कानून बन जाने के बाद इसे संसद साधारण बहुमत से तय कर सकेगी। फिलहाल इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत होती है। विपक्ष की सबसे बड़ी आपत्ति डिलिमिटेशन के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाए जाने को लेकर है, क्योंकि अगर सीटों का परिसीमन 2011 की जनगणना को आधार बनाकर आबादी के हिसाब से किया जाएगा तो उत्तर भारत के राज्यों को फायदा होगा और दक्षिण भारत के राज्यों को सीटों की संख्या के हिसाब से जो अनुपातिक है, अनुपात के लेवल पर नुकसान हो जाएगा। अब किन राज्यों में सबसे अधिक लोकसभा की सीटें बढ़ सकती हैं और उनके मुकाबले किन राज्यों का नुकसान हो सकता है, इसे भी इस वक्त जान लेना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा सीटें बढ़ सकती हैं। मौजूदा 80 लोकसभा सीट से बढ़कर ये 140 तक जा सकती हैं। बिहार में 40 जो लोकसभा सीटें फिलहाल हैं वो बढ़कर 73 हो सकती हैं आबादी के आधार पर। महाराष्ट्र में जो भी 48 हैं वो बढ़कर 79 हो सकती हैं, 79। मध्य प्रदेश में 29 से बढ़कर 51 लोकसभा सीटें हो सकती हैं। वहीं राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या 25 से बढ़कर 48 लोकसभा तक जा सकती है। यानी ये वो राज्य हैं, देखिएगा हिंदी भाषी राज्य बताया मैंने, और ये वो राज्य है जहां पर बीजेपी मजबूत पार्टी है। अब जिन राज्यों की आबादी उनकी लोकसभा सीटों की संख्या के बढ़त में रोड़े अटका सकती है, उनकी बात कर लेते हैं। तमिलनाडु दक्षिण का बड़ा राज्य, 39 लोकसभा सीटें हैं जो बढ़कर 51 हो जाएंगी। केरलम में 20 से बढ़कर 23 ही होंगी। ओडिशा में 21 से बढ़कर 29 होंगी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 42 से बढ़कर 59 हो सकती हैं। चूंकि 2011 की जनगणना में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही साथ था, इसीलिए हमने ये आंकड़ा एक साथ आपको बताया है। लिहाजा आबादी के आधार पर अलग अलग सीटों का आकलन नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं, ममता बनर्जी का राज्य, वहां 42 लोकसभा सीटें जो बढ़कर 64 के आसपास हो जाएंगी। अब दक्षिण भारत के राज्यों की चिंता क्यों है, इसकी एक वानगी आप इन आंकड़ों से समझिए। बड़ी आसानी से मेरी टीम ने निकाला, आपको भी समझ में आएगा। जैसे बिहार में अभी 40 लोकसभा सीटें हैं और तमिलनाडु में उससे सिर्फ एक कम यानी 39 लोकसभा सीटें हैं। लेकिन अगर 2011 की जनगणना को आधार बनाकर सिर्फ आबादी को बेस बनाकर डिलिमिटेशन हुआ, सीटें बढ़ाई गई, तो बिहार में संख्या 40 से बढ़कर 73 हो जाएगी, यानी 33 सीटें बढ़ेंगी क्योंकि वहां आबादी ज्यादा बड़ी है। तमिलनाडु में 39 से बढ़कर 51 होगी, यानी सिर्फ 12 सीटें बढ़ेंगी। ऐसे में साफ साफ तमिलनाडु का नुकसान दिखाई देता है। महिला आरक्षण के आड़ में आप जिस प्रकार से डिलिमिटेशन का जो एक फंडा लाया है, उससे इस देश में एक राजनीतिक असमतोल पैदा होने जा रहा है। नॉर्थ वर्सेस साउथ, उत्तर वर्सेस दक्षिण का एक संघर्ष भड़क रहा है। स्टालिन साहब ने इशारा दिया है, और अगर ये भड़क गया तो देश में एक अराजकता फैल जाएगी। महिला आरक्षण के में पक्ष में सब लोग हैं, लेकिन महिला आरक्षण की आड़ में जो परिसीमन आयोग बनाया जा रहा है और उसको मतलब उसको असीमित पावर दी जा रही है, उसका विरोध होगा मुझे लगता है। और मुझे लगता है साउथ के अंदर इसको लेकर के आंदोलन हो जाएगा और देश में अविश्वास की भावना जगे, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये साउथ वर्सेस नॉर्थ की जो बात की जा रही है, मेरे ख्याल से आपको इस एग्जाम्पल के बाद समझ में आया होगा। विपक्ष का एक और आरोप है कि अगर जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटें तय हुई तो दक्षिण के राज्यों की ताकत कम हो जाएगी संसद में और देश में उत्तर बनाम दक्षिण की सियासी लड़ाई शुरू हो जाएगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसे लेकर आज एक इमरजेंसी मीटिंग भी की। स्टालिन का साफ साफ कहना है कि राज्य सरकारों से बातचीत किए बगैर परिसमन को आगे बढ़ाने की कोशिश लोकतंत्र पर हमला है। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखकर उनसे अपील की है कि वो दक्षिणी राज्यों के साथ मिलकर सीटें बढ़ाने के प्रो राटा मॉडल का विरोध करें, क्योंकि अगर आबादी को आधार बनाया गया तो उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत के राज्य लोकसभा सीटों के मामले में अनुपात में पिछड़ जाएंगे। अभी लोकसभा में किसकी कितनी हिस्सेदारी है और परिसीमन के बाद कैसे हिस्सेदारी का परसेंटेज और कम हो सकता है, अब मैं आपको वो भी समझा देता हूं। अभी यूपी और बिहार का लोकसभा देखिए आप क्या स्थिति है। यूपी और बिहार में उत्तर भारत में अभी 21.1 का अनुपात है जो बढ़कर 25.1 हो जाएगा और
दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो 20.1 का अनुपात है, जो घटकर 18.1 हो जाएगा। जबकि इतनी सीटें, इतने राज्य हैं, वहां 2 राज्य मिलाए और यहाँ पे 5 राज्य। आप समझ सकते हैं कि क्यों हम बार बार कह रहे हैं, क्यों विपक्ष को इस बात का डर है कि इस वजह से नुकसान दक्षिण भारत का हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दक्षिण भारत में जनसंख्या नियंत्रण बहुत बेहतर रहा है, वहीं उत्तर भारत में आबादी तेजी से बढ़ी है। ऐसे में अगर सीटें आबादी के हिसाब से बढ़ाई जाती हैं तो उत्तर भारत में सीटें तो बढ़ जाएंगी, दक्षिण भारत का हिस्सा घट जाएगा। यानी जिन राज्यों ने जनसंख्या को कंट्रोल किया, उनको इंसेंटिव देने की बजाय, उनको इनाम देने की बजाय उनको सजा तो नहीं मिल रही है। इसीलिए दक्षिण का तर्क है कि हमने जब जनसंख्या कंट्रोल की, हमने पॉपुलेशन में लगाम लगाई, तो हमें सजा क्यों मिल रही है। साथ ही विपक्ष ये भी पूछ रहा है कि बीच चुनाव में ये बिल लाने की जरूरत क्या थी। लोग चुनाव चल रहे हैं, तमिलनाडु के और पश्चिम बंगाल में वोटिंग होनी है 1 हफ्ते के बाद। तो आज की तस्वीर से साफ है कि एक तरफ महिलाओं को बराबरी का हक देने की ऐतिहासिक पहल है, हम सबको इसका समर्थन करना चाहिए, और दूसरी तरफ परिसीमन के जरिए राजनीतिक ताकत का क्या जो नया बंटवारा है वो देश को तो नहीं बांट रहा है। संसद में एक तरफ नारी वंदन, दूसरी तरफ राजनीति में विरोध क्रंदन। इस सारी कहानी को नजदीक से देखने के बाद मुझे तो मशहूर शायर कैफी आजमी साहब की नज्म औरत की कुछ लाइनें याद आ रही हैं। मैं भी रुकने का नहीं, वक्त भी रुकने का नहीं, लड़खड़ाएंगी कहां तक की, संभलना है तुझे, उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। आइए बात करते हैं आज की अगली स्टोरी की, और अब बात आम आदमी पार्टी की, जिनके राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के ठिकानों पर आज ईडी ने छापेमारी की है। इसके बाद दिल्ली से लेकर पंजाब तक कैसे सियासी पारा चढ़ा हुआ है, ये सब आपको दिखाते हैं। दबाव डालने के लिए कोई ना कोई ये जो एक टैक्टिक्स रहता है भाजपा का, ये भाजपाई स्टाइल है। करोड़ों रुपए का जो पंजाब के साथ लूट हो रही है, ये उसको लेके है। चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की शुरुआत है। शायद डिप्टी लीडर ना बनते तो शायद ये रेड ना होती। राजनीति परसेप्शन और टाइमिंग का खेल। चाणक्य नीति में समय को, टाइमिंग को बहुत बलवान बताया गया है। चाणक्य बार बार जोर देते हैं कि सही समय पर सही कदम ही सफलता की कुंजी है। इसी समय ने केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को फर्श से अर्श तक भी पहुंचाया था, लेकिन आज ये समय ही केजरीवाल की अग्नि परीक्षा ले रहा है। आज आम आदमी पार्टी से जुड़ी एक नहीं, दो नहीं, तीन बड़ी खबरें आई हैं। पहली खबर, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। मित्तल को हाल ही में राघव चड्ढा की जगह पर पार्टी ने राज्यसभा में उप नेता बनाया था। दूसरी खबर जो आई, केजरीवाल के खिलाफ हाईकोर्ट में एक शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें उन पर दिल्ली हाईकोर्ट की कार्रवाई के वीडियो को सार्वजनिक करने का आरोप लगाया गया है। तीसरी खबर, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा से जुड़ी हुई है, जिन्हें केंद्र सरकार ने जेड श्रेणी की सुरक्षा अचानक दे दी। इससे पहले उनकी पार्टी की पंजाब की जो सरकार है, उसने उनकी Z+ की सुरक्षा वापस ले ली थी। यानी साफ समझ में आ रहा है कि राघव चड्ढा किस तरफ अलाइन हो रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल साहब की। सांसद अशोक मित्तल के जालंधर, फगवाड़ा और गुरुग्राम के ठिकानों पर आज सुबह सुबह ईडी के अधिकारी धमक पड़े। उनके और उनके बेटे के 8 से 9 ठिकानों पर ईडी ने डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल सबूतों को खंगाला। बताया जा रहा है कि ईडी की यह कार्रवाई लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में फंड संबंधित कथित गड़बड़ियों की जांच के सिलसिले में हुई है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इसे पंजाब चुनाव से जोड़कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। ईडी के इस एक्शन पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर सोशल मीडिया के जरिए हमला बोला। एक्स पर केजरीवाल ने लिखा, मोदी जी ने पंजाब में चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन पंजाब के लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी को इसका करारा जवाब देंगे। सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, पार्टी के बाकी बड़े नेताओं ने ईडी की छापेमारी को लेकर आज केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। जहां चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता पूरे देश में खत्म हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की जगह जगह आलोचना हो रही है, उनके राज्यों में हिंसक विरोध हो रहा है, जनता सड़कों पर है। तो अब उन्होंने एक ही तरीका है उनके पास, ईडी का दुरुपयोग करो, सीबीआई का दुरुपयोग करो, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करो और चुनाव जीतो।
आम आदमी पार्टी को क्यों इतना दर्द हो रहा है, समझिए इस बात को। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान दिखा देता हूं पहले आपको। बीजेपी पर हमला करने के लिए मान ने सोशल मीडिया के मैदान में उतरे और उन्होंने लिखा, भाजपा द्वारा पंजाब चुनाव की तैयारी शुरू, अशोक मित्तल के घर और यूनिवर्सिटी में ईडी की रेड। बीती 2 अप्रैल को आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को हटाकर अशोक कुमार मित्तल को राज्यसभा में डिप्टी लीडर बना दिया था। वो खबर हमने आपको दिखाई थी सबसे पहले। इसके सिर्फ 13 दिनों के बाद ईडी ने उनके घर पर, उनके दफ्तर पर रेड मार दी, छापेमारी कर दी। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता इसके पीछे राघव चड्ढा की साजिश करार दे रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने, जो आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं, विधायक तो नहीं है, माफ करिएगा, चुनाव हार गए, सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि रेड के पीछे राघव चड्ढा का ही हाथ है। राघव चड्ढा की बीजेपी की टॉप लीडरशिप से मुलाकात हुई है और उसी मीटिंग में यह तय हो गया था कि डॉक्टर अशोक मित्तल के यहां पर ईडी की रेड कराई जाएगी। इसी से बीजेपी का पंजाब का चुनावी कैंपेन का आगाज होगा। राघव चड्ढा इस बात को लेकर बेहद नाराज थे कि डॉक्टर अशोक मित्तल को डेप्यूटी लीडर उनकी जगह पर क्यों बनाया गया। अब डॉक्टर अशोक मित्तल कौन है ये भी आप जान लीजिए। वो आम आदमी पार्टी के सबसे अमीर सांसदों में से एक है। उनका साम्राज्य लवली ग्रुप पर टिका है। एक छोटी सी मिठाई की दुकान से शुरू हुआ उनका कारोबार शिक्षा, ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट तक फैला हुआ है। अशोक मित्तल पंजाब में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं। ये कोई छोटी यूनिवर्सिटी नहीं है। फगवाड़ा में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का कैंपस 600 एकड़ में फैला हुआ है। यूनिवर्सिटी में 35,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं, जिसमें विदेशी छात्र भी शामिल हैं। अशोक मित्तल लवली स्वीट्स और लवली ऑटोज के भी मालिक हैं। लवली ग्रुप का सालाना टर्नओवर लगभग 1150 करोड़ का बताया जाता है। 2022 में राज्यसभा चुनाव के समय दाखिल हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति 91 करोड़ 34 लाख रुपए बताई थी। पंजाब में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमला करने में लगे हुए हैं। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भगवंत मान पर हमला करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, भगवंत मान आपकी पार्टी ही चोरों और लुटेरों की पार्टी है। राज्य के मंत्रियों के खिलाफ पंजाब के लोग खुद मामले दर्ज करवा रहे हैं और आपके भ्रष्ट सांसदों को जांच एजेंसियां पकड़ रही हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और आज सारा देश देख रहा है। बार बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की टिप्पणियों के बावजूद भी मल्टीपल टाइम्स हम देख चुके हैं कि किस तरह से अपनी एजेंसीज को केंद्र सरकार, भाजपा, मोदी जी, अमित शाह जी उसको मिसयूज करते हैं और खास तौर पे आम आदमी पार्टी की लीडरशिप के अगेंस्ट। पिछले साल दिल्ली में सत्ता गंवाने वाली आम आदमी पार्टी के सामने अब पंजाब का किला बचाने की बड़ी चुनौती है। याद कीजिए कैसे दिल्ली चुनाव से ठीक पहले भ्रष्टाचार के आरोप में आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप जेल में हुआ करती थी। हालांकि अब तक आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों ने आपको दिल्ली की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे में पंजाब को लेकर आपके नेता पहले से ज्यादा अलर्ट है। अपने सांसद पर ईडी रेड से खिन्न पंजाब सरकार ने राघव चड्ढा की Z+ सुरक्षा आज ही वापस ले ली। राघव चड्ढा पंजाब से इस वक्त भी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन हाल ही में उनको पार्टी के उपनेता के पद से केजरीवाल ने हटा दिया था। राघव ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की थी। पंजाब की सुरक्षा हटने के बाद अब मोदी सरकार ने तुरंत राघव चड्ढा को Z सिक्योरिटी कवर का देने का ऐलान कर दिया। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक और हलफनामा दायर किया। इसमें उन्होंने दोहराया कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को आबकारी नीति मामले में, यानी शराब घोटाले मामले में सुनवाई से खुद को अलग कर लेना चाहिए। नया हलफनामा है। केजरीवाल की दलील है कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के बेटे और बेटी, सुपुत्र और सुपुत्री केंद्र के सरकारी वकीलों के पैनल में शामिल हैं और उन्हें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा केस सौंपे जाते हैं, यानी वो तुषार मेहता के साथ काम करते हैं, जो इस मामले में सीबीआई के सबसे वरिष्ठ वकील भी हैं। ऐसे में उनके मन में, यानी अरविंद केजरीवाल के मन में जस्टिस शर्मा की अदालत से न्याय मिलने को लेकर शंका है। आपको याद होगा 13 तारीख को केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के सामने खुद जिरह की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ। इसे लेकर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और कई लोगों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक शिकायत भी आज दर्ज की गई। आरोप है कि इन्होंने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की कोर्ट में सुनवाई का वीडियो गैर कानूनी, अनधिकृत तरीके से रिकॉर्ड करके वायरल कर दिया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने भी पुलिस से इन वीडियोस को डिलीट कराने को लेकर अब कहा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल स्वर्णकांता शर्मा से जिरह करते नजर आए हैं। ये वीडियो आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के द्वारा शेयर भी किया गया था, सोशल मीडिया पर आसानी से उपलब्ध भी हुआ करता था। अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की। चक्रव्यूह में अब बात उस स्पेशल सिम की जो आपके बच्चे को लगातार रील्स देखने वाली लत छुड़वा सकती है। आज दुनिया के हर माता पिता की एक ही चिंता है कि उनका बच्चा घंटों तक मोबाइल पर चिपका ना रहे। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि सोशल मीडिया पर रील्स देखने की आदत से बच्चों तो क्या बड़ों की भी सब जीवन चौपट होता जा रहा है, बच्चों की तो पढ़ाई लिखाई चौपट हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए हमारे पास एक खुशखबरी है, आपको ये खबर जरूर देखनी चाहिए। इजिप्ट यानी मिस्र की सरकार बच्चों के लिए ऐसा सिम लाने वाली है जिसका कंट्रोल माँ बाप के पास होगा। इस सिम के जरिए यह पता किया जा सकता है कि आपका बच्चा सोशल मीडिया पर किस तरह के कंटेंट को, रील्स को देख रहा है। इस सिम के आने के बाद दुनिया भर के पेरेंट्स की मुश्किलें कम हो सकती हैं। अपने देश के बच्चों को सोशल मीडिया की लत से छुड़ाने के लिए मिस्र की सरकार एक स्पेशल सिम कार्ड लाने वाली है। इस सिम में पेरेंट्स को फिक्स्ड इंटरनेट कंट्रोल सिस्टम दिया गया है, यानी बच्चे किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं इस पर माता पिता निगरानी आसानी से रख पाएंगे। इस सिम में आपत्तिजनक और हिंसक कंटेंट को रोकने के लिए ब्लॉकिंग और कंट्रोल के टूल्स भी दिए गए हैं, यानी माता पिता चाहें तो सोशल मीडिया के गलत कंटेंट को अपने लेवल पर ब्लॉक कर देंगे। आजकल बहुत से बच्चे इंटरनेट पर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन और बाईपास टूल्स की मदद से आपत्तिजनक कंटेंट देखने की कोशिश करते हैं, गेम्स खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस सिम में इसे भी ब्लॉक करने का फीचर दिए जाने का प्रावधान है। इस सिम को इजिप्ट की सरकार 30 जून 2026 से पहले लाने की ही तैयारी कर रही है। आसान भाषा में कहा जाए तो मोबाइल बच्चों के हाथ में होगा, लेकिन उस पर कंट्रोल माँ बाप के पास होगा। भारत में जिस तरह बच्चे सोशल मीडिया की रील्स के जाल में फंसे हुए हैं, उसे देखकर इस सिम की डिमांड यहाँ भी बढ़ सकती है। सवाल यह है कि इस सब की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी। बच्चों के अंदर फ्रंटल लोब पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता, डेवलपिंग स्टेज में होता है, इसलिए बच्चे इनहिबिशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उनका इम्पल्स कंट्रोल, जजमेंट, प्लानिंग पूरी तरीके से एडल्ट्स की तरह डेवलप नहीं होता, इसलिए बच्चे इंस्टेंट रिवॉर्ड्स के प्रति बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। जब भी बच्चा मोबाइल फ़ोन में गेम्स खेलता है या फिर रील्स देखता है, वीडियोस देखता है, जो कंटेंट वो कंज्यूम करता है, तो उसका डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम उसे उस पैटर्न का आदी बना देता है। पूरी दुनिया के देशों को बच्चों की चिंता है। इजिप्ट की तरह रूस का डिजिटल डेवलपमेंट मंत्रालय भी बच्चों के लिए एक नए तरह का सिम कार्ड लाने का सोच रहा है। नवंबर 2025 में रूस के डिजिटल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने चिल्ड्रंस सिम कार्ड्स लाने का ऐलान किया था। इसका मकसद 14 साल से कम उम्र के बच्चों को साइबर फ्रॉड, गलत कंटेंट और इंटरनेट पर अनजान लोगों से बचाना है। इस सिम में सोशल मीडिया लॉगिन जैसी कुछ सर्विसेज पर रोक होगी ताकि छोटे बच्चों को रील्स की लत से रोका जा सके। सिम में माता पिता को बच्चों के मोबाइल पर कंट्रोल और ट्रैकिंग की सुविधा भी दी जाएगी। इसमें माता पिता अपने बच्चे की लोकेशन ट्रैक कर सकेंगे, जो कि माँ बाप के लिए बहुत राहत की बात होगी। इसके अलावा अगर बच्चा गलत कंटेंट या समय से ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करेगा तो इसका अपडेट भी पेरेंट्स को मिल जाएगा। अब ये भी समझिए कि दुनिया भर के देशों को इस तरह के सिम लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। आपको याद होगा कुछ समय पहले अमेरिका के लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के खिलाफ कोर्ट चले गए थे। इन दोनों कंपनियों पर आरोप लगाया गया कि ये जानबूझकर अपने प्लेटफॉर्म और इंटरफेस को इस तरह से डिजाइन करते हैं ताकि बच्चों को सोशल मीडिया की लत लग जाए, जिससे बच्चों में डिप्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसी, सुसाइडल थिंकिंग जैसी मानसिक समस्याएं बढ़ रही हैं। दरअसल रील्स के शॉर्ट फॉर्म वीडियो देखने में आपको ब्रेन में डोपामाइन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। इसे आम बोलचाल की भाषा में फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। इससे खुशी महसूस होती है, राहत महसूस होती है। यह आदत धीरे धीरे लत में बदल जाती है और ये बच्चों नहीं बड़ों के साथ होता है। लंबे समय तक रील्स देखने से ब्रेन की अप्लाइड पावर यानी निर्णय लेने की जो क्षमता है, मेमोरी और फोकस करने पर नेगेटिव असर, बुरा असर पड़ता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के मुताबिक रील्स और टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन इस्तेमाल करने से बच्चे पढ़ाई और दूसरे दिमागी काम में मुश्किल महसूस करने लगते हैं। मोबाइल पर रील्स देखने हुए आपके ब्रेन पर असर वाली ये प्रोसेस इतनी तेजी से होती है कि आप इसके चंगुल में फंसते चले जाते हैं और बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है।
अटेंशन स्पैन हमारा बहुत छोटा हो जाता है। जो छोटी छोटी रील्स आती है उसको बस देखते रहना, एक के बाद देखते रहना, उसका हमारे ब्रेन पे जो असर पड़ता है उससे हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलपमेंट में इम्पैक्ट आता है। जो हमारा रिवॉर्ड पाथवे होता है, डोपामिन रिवॉर्ड पाथवे ब्रेन का, वो हर रील के बाद, हर चीज़ के बाद हमें मिलता है और हम उस चीज़ के आदी होने लगते हैं, जैसे कि जुए और नशे के आदी हो जाते हैं, उस तरीके से। अगर आप या आपका बच्चा रोजाना 3 घंटे या उससे ज्यादा का समय इंटरनेट या रील्स देखने में लगाते हैं तो आप भी इस लत का शिकार हो चुके हैं, मान के रख लीजिए। भारत में भी रील्स की लत एक विकराल रूप ले चुकी है। साल 2025 में भारत के शहरों में रहने वाले 57,000 पेरेंट्स पर एक सर्वे किया गया था। 49% माता पिता ने कहा कि उनके बच्चे रोज 3 घंटे या इससे ज्यादा समय सोशल मीडिया या OTT या गेमिंग पर बिताते हैं। 64% माता पिता ने माना कि उनके बच्चे सोशल मीडिया की लत में फंसे हुए हैं। इस सर्वे में 22% बच्चों का स्क्रीन टाइम रोजाना 6 घंटे या इससे ज्यादा निकला था। भारत में 2015 के बाद बच्चों में आंखों की जुड़ी समस्याएं, खासतौर पर मायोपिया जैसी बीमारी के मामले बहुत तेजी से बढ़े। 1999 से 2019 तक 5 से 15 साल के शहरी बच्चों में मायोपिया की दर 4.44 की हैसियत से फीसदी से बढ़कर 21% से ऊपर हो गई है, यानी लगभग 5 गुना की बढ़ोतरी। आपको सुनकर दुख होगा कि 2030 तक 32% शहरी बच्चों को मायोपिया की समस्या हो सकती है। अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करवाइए, नहीं तो देश के करीब आधे बच्चों की आंखों पर चश्मा लगना तय है, जो कि उम्र के साथ मोटा भी होता जाएगा। अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की। क्या दुनिया के सबसे ताकतवर घर व्हाइट हाउस की दीवारों के पीछे कोई बड़ी दरार पड़ गई है? चर्चाएं तेज है कि डोनाल्ड ट्रंप के अपने ही आशियाने में बगावत की आग अब सुलग रही है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या अमेरिका की फर्स्ट लेडी ने अपने ही पति के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है? अमेरिका के पावर कॉरिडोर में इस बात की चर्चा है कि ट्रंप परिवार के भीतर कोई ऐसा बम फूटा है जिसकी गूंज सिर्फ वॉशिंगटन में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अब सुनाई दे रही है। ट्रंप के घर बम। पश्चिमी एशिया में जारी जंग के साथ साथ दुनिया भर की सुर्खियों में इस वक्त एक और नाम है और वो है जेफरी एप्स्टीन का। ये वो नाम जिसने ट्रंप के राजनीतिक करियर पर हमेशा के लिए काला धब्बा बना दिया है। लेकिन इस बार हमला बाहर से नहीं हुआ है, घर के अंदर से हो रहा है। मेलानिया ट्रंप, जो कि उनकी पत्नी है, उन्होंने व्हाइट हाउस से वो कह दिया जिसने ट्रंप की रातों की नींद उड़ा दी है। मेलानिया ट्रंप ने क्या कुछ कहा वो आगे आपको बताता हूं, लेकिन पहले देखिए किस तरह अमेरिका की फर्स्ट लेडी के एप्स्टीन पर दिए बयान के बाद अब पेंडोरास बॉक्स खुल गया है। एप्स्टीन की शिकार महिलाओं ने मेलानिया ट्रंप को आईना दिखाया है। यहां मैं एक बात बहुत साफ कर दूं कि आप जिन महिलाओं का बयान अब सुनने वाले हैं उन्होंने खुद अपनी पहचान जाहिर की है। ये एप्स्टीन के विक्टिम्स हैं, पीड़ित हैं, क्योंकि ये वो व्यापाचारी जेफरी एप्स्टीन की पोल पट्टी खोलना चाहती हैं। महिलाएं खुलकर सामने आई हैं। अमेरिका के कई बड़े न्यूज़ नेटवर्क पर बिना नकाब के इंटरव्यू दे रही हैं। इसीलिए हमने भी इन महिलाओं के चेहरों को ब्लर नहीं किया है। इन दिनों एप्स्टीन विक्टिम जूलियट ब्रांड का एक वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है। क्यों मेलानिया ट्रंप को घसीट रही हैं अपने साथ, सुनिए। एप्स्टीन सर्वाइवर जूलियट ब्रांड अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप को कोर्ट में खड़े होकर गवाही देने को कह रही हैं। तो अब एक दूसरी एप्स्टीन विक्टिम मरीना लोसार्ड ने स्काई न्यूज पर आकर मेलानिया के दावों को भी चुनौती दे दी है। सुनिए इसको। मरीना पूछ रही हैं कि आखिर कब तक पीड़ितों को ही अपनी कहानी सुनानी पड़ेगी? क्यों नहीं ट्रंप और मेलानिया सामने आकर सच बताते? धमाका सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है, अब बात कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गई है। एप्स्टीन सर्वाइवर अमांडा उंगारो ने धमकी दी है कि वो मेलानिया और ट्रंप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी। तो सुना आपने, अमांडा ने अपने पोस्ट में दावा किया है कि उनके पास ऐसे सबूत हैं जो साबित करते हैं कि ट्रंप और एप्स्टीन के बीच के रिश्ते सिर्फ जान पहचान तक सीमित नहीं थे। मेलानिया का अचानक सामने आना और सर्वाइवर्स की पैरवी करना ट्रंप के लिए किसी आत्मघाती हमले से कम नहीं है। एप्स्टीन सर्वाइवर लिसा फिलिप्स ने जो कहा है वो सबसे चौंकाने वाला है। आप समझ रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये भी अब आप समझ लीजिए।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ पश्चिम एशिया में जंग की आग को बुझाने की कोशिश में जुटे हुए थे, तो वहीं व्हाइट हाउस में एप्स्टीन के चिन्ह को जगाने वाली और व्हाइट हाउस के भीतर ले आने वाली और कोई नहीं बल्कि अमेरिका की फर्स्ट लेडी ही थी। 5 दिन पहले मेलानिया ट्रंप ने जो कहा वो एप्स्टीन की विक्टिम नहीं हूं मैं, और न ही एप्स्टीन ने उनके डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करवाई थी। उनके इस बयान की वजह से पूरा बवाल खड़ा हुआ है। लेकिन खबर यह नहीं है कि 5 दिन पहले मेलानिया ट्रंप ने क्या कहा था और उसका क्या बवाल हुआ। खबर उसके पीछे भी है। खबर यह है कि अमेरिका की फर्स्ट लेडी ने यह कैसे कहा। रिपोर्ट के मुताबिक मेलानिया ने यह बयान डोनाल्ड ट्रंप को बिना बताए उनकी मंजूरी के बगैर जारी कर दिया था। ट्रंप उस वक्त व्हाइट हाउस में नहीं थे। मेलानिया ने न सिर्फ खुद को एप्स्टीन से अलग किया, बल्कि अमेरिकी संसद से मांग कर दी कि एप्स्टीन सर्वाइवर्स, जो विक्टिम्स थे, जो पीड़ित है एप्स्टीन के, उनके लिए पब्लिक हियरिंग किया जाए। मेलानिया ने एप्स्टीन विक्टिम के लिए सहानुभूति तो जताई, लेकिन अब एप्स्टीन की शिकार महिलाओं ने न सिर्फ मेलानिया को आईना दिखाया है, बल्कि ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा दी है, क्योंकि ये विक्टिम्स कह रही हैं कि हम बयान देने को तैयार हैं, सार्वजनिक तौर पर आप करवाइए तो सही। और ये ट्रंप और मेलानिया के संबंधों के बारे में बात करना चाहती हैं। ट्रंप अक्सर कहते थे कि उनके दुश्मन बाहर हैं, लेकिन आज उनके घर की चार दीवारी के भीतर से उठी आवाज ने खुद उन्हें एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। जिस एप्स्टीन फाइल से वो बचना चाहते हैं, वो एप्स्टीन फाइल उनके घर में खुली हुई है। मेलानिया ट्रंप का यह कदम क्या उन्हें अमेरिका जनता की नजरों में महान बनाएगा, या फिर ट्रंप के साथ साथ उनका नाम भी इतिहास के काले पन्नों में दर्ज होगा, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जेफरी एप्स्टीन को लेकर घर में ही घिर चुके हैं, तो बचाव में सामने आए हैं उनके बचाव में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। जेडी वेंस ने कहा कि जेफरी एप्स्टीन एक घिनौना आदमी था। उन्होंने एक ईमेल के हवाले से दावा किया है कि एप्स्टीन ट्रंप से नफरत करता था, तो वहीं ट्रंप भी एप्स्टीन से नफरत करते थे। जेफरी एप्स्टीन का चिन्ह पहले से दुनिया भर के कई नेताओं का पीछा नहीं छोड़ रहा। वहीं इस बीच अमेरिका में एक नया स्कैंडल और सामने आया। लोना ड्यूस नाम की एक लेडी ने अमेरिकी नेता एरिक स्कॉलवेल पर गंभीर आरोप लगाए। लोना ड्यूस ने एरिक स्कॉलवेल पर आरोप लगाया है कि ड्यूस ने अपने वकीलों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सार्वजनिक तौर पर यह आरोप लगाए। ड्यूस का कहना है कि 2018 में कैलिफोर्निया के वेस्ट हॉलीवुड के एक होटल में एरिक स्कॉलवेल ने उनके साथ गलत काम किया था। पूर्व मॉडल और सॉफ्टवेयर कंपनी की मालिक कही जा रही ड्यूस ने यह भी कहा कि वो इससे पहले इसलिए सामने नहीं आए क्योंकि उन्हें एरिक की राजनीतिक ताकत से डर था। एरिक स्कॉलवेल अमेरिका की विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट्स के बड़े नेता रहे और अब उनको इस्तीफा तक देना पड़ा है। गजब है अमेरिका की राजनीति, चाहे रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेट्स हो, लग रहा है कि हमाम में सभी। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान के साथ जारी तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा दांव खेला है। ट्रंप ने अपने प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट किया तो दावा किया कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्थायी रूप से अब खोल रहे हैं। ट्रंप यहां पर भी नहीं रुके, उन्होंने चीन को लेकर भी एक बड़ा खुलासा किया। ट्रंप के मुताबिक चीन ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वो ईरान को हथियार अब नहीं भेजेगा। ट्रंप ने पोस्ट में लिखा कि चीन इस बात से बहुत खुश है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को हमेशा के लिए अब खोला जा रहा है। ट्रंप ने यह भी लिखा कि हॉर्मुज को चीन के साथ पूरी दुनिया के लिए खोल रहा हूं। पोस्ट में आगे ट्रंप ने लिखा कि जब वो कुछ हफ्तों में चीन जाएंगे तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग उन्हें जोरदार तरीके से खुश होकर गले लगाएंगे। अब सवाल है कि क्या ट्रंप ने अपनी इस डील से ईरान के मंसूबों पर पानी फेरा है, और क्या वाकई दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते पर अमेरिका और चीन अब एक साथ खड़े हो गए। आपको बता दें, इससे पहले रॉयटर्स के हवाले से खबर आई थी कि हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी की वजह से चीन का टैंकर रिच स्टेरी फंसा हुआ है। अब आखिर में आगे बात कर रहा हूं पब्लिक व्यू की, और आज का व्यू विमेन रिजर्वेशन बिल पर है। देश तिवारी साहब लिखते हैं, 2/3 बहुमत चाहिए, सरकार को बिना नंबर के सत्र नहीं बुलाना चाहिए, पैसे की बर्बादी होगी। विमेन रिजर्वेशन बिल पर अविनाश पांडे का ट्वीट है। महिला बिल की गूंज जोरदार, पर रास्ता अब भी उलझा हुआ है। संविधान में बदलाव तय, मगर परिसीमन के पेच में अटकी हकीकत। सवाल ये, कागज की बराबरी कब जमीन पर उतरेगी। तो आज मेरे साथ चक्रव्यूह में इतना ही। कल शाम 6:57 मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि।